What's up everyone? Welcome back to the channel। और आज हम आ चुके हैं ऑन चैप्टर नंबर 5 स्टैटिस्टिक्स, जो कि है हमारे पास प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। तो विद इन 5 days वी हैव कंप्लीटेड 5 चैप्टर्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स विच इज अ वेरी बिग थिंग। तो जल्दी जल्दी से ऐसे ही पढ़ते रहो। इसके 5 चैप्टर्स और कराऊंगा आपको और उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे सीधा माइक्रो इकोनॉमिक्स की तरफ। तो आने वाले कुछ टाइम में, ऑलमोस्ट इसी मंथ में, हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का भी मेजर पोर्शन कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बने रहो, अच्छे से पढ़ते रहो और अपना सपोर्ट दिखाते रहो। तो चलो फिर लेट्स स्टार्ट। अब चैप्टर को शुरू करते हैं और चैप्टर का नाम है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देखो, आपने डेटा में सब कुछ देख लिया, ऑर्गेनाइजेशन देख लिया, कलेक्शन देख लिया। अब मेन बात आती है कि उसको प्रेजेंट कैसे करा जाए। मेन कंसर्न क्या आता है कि डेटा को प्रेजेंट कैसे करा जाए। तो सबसे पहले प्रेजेंटेशन होता क्या है। देखो, प्रेजेंटेशन होता है कि डेटा को इस तरीके से शो करना या रिप्रेजेंट करना कि सामने वाले को वो इजीली समझ में आ जाए, उसको कोई डाउट ना हो, क्लैरिटी रहे और वो उससे एक सुटेबल कंक्लूजन निकाल पाए। ये प्रेजेंटेशन का मतलब होता है कि प्रेजेंटेशन मींस रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन सच अ मैनर दैट इट इज अंडरस्टैंडेबल टू ईच एंड एवरीवन, इट इज वेरी सिंपल, इट इज क्लियरली विजिबल एंड सुटेबल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम दैट। उसके बाद व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस, कितने तरीके की हमारे पास प्रेजेंटेशंस हो सकती हैं। तो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस। कौन कौन सी 3 काइंड्स ऑफ प्रेजेंटेशंस? नंबर 1 टेक्सचुअल, नंबर 2 टैबुलर एंड नंबर 3 ग्राफिकल। अब इस चैप्टर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो मेजर 2 तरीके की प्रेजेंटेशंस पढ़ने वाले हैं, एक टेक्सचुअल और एक टैबुलर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है मेनली इन 2 प्रेजेंटेशंस के ऊपर, टेक्सचुअल और टैबुलर। टेक्सचुअल क्या होता है, मीनिंग मैं आपको तीनों का बताता हूं। देखो, टेक्सचुअल है कि फॉर एग्जांपल आप देख रहे हो, क्रिकेट का एग्जांपल लेते हैं कि क्रिकेट में पूरी की पूरी मैगजीन प्रिंट आउट होके आती है क्रिकेटर्स के ऊपर। तो वो पूरी बुक है इतनी मोटी, उसको पढ़ने का मन करता है, कोई देखता है। हम लोग बस फोटोज देख लेते हैं या फिर न्यूज़पेपर में आर्टिकल आता है तो बस ऊपर से हेडलाइन पढ़ लेते हैं, बाकी नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ते? क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट के फॉर्म में है। समझ रहे हो? तो टेक्सचुअल क्या होता है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन इज सच अ प्रेजेंटेशन विच इज प्रेजेंटेड इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। कहाँ सुटेबल होती है टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन? सुटेबल व्हेन क्वांटिटी इज नॉट वेरी लार्ज। अगर बहुत बड़ी क्वांटिटी है तो वहां पे इतना बोरिंग कोई पड़ेगा ही नहीं, तो वहां पे फिर टेक्सचुअल नहीं रखी जाती। उसके बाद डीमेरिट्स क्या होते हैं इसके? लॉन्ग, इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड कंक्लूजन्स, यानी टाइम टेकिंग होता है, बोरिंग होता है। कई बार तो ये हो जाता है कि नॉट सुटेबल फॉर क्विक डिसीजन मेकिंग। अगर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग करना है, क्विक डिसीजन मेकिंग पूरा लिख लेना फुल फॉर्म में, अगर आपको क्विक डिसीजन मेकिंग, जल्दी डिसीजन मेकिंग करना है तो वहां पे भी सुटेबल नहीं होता, क्योंकि इतना पढ़ने में टाइम लगेगा, डिसीजन तो अपॉर्चुनिटी मिस आउट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है हमारे पास टेबुलर प्रेजेंटेशन। व्हाट इज अ टेबुलर प्रेजेंटेशन? देखो, टेबुलर होता है इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स। हम लोग देखते हैं ना, आप लोग स्टैटिस्टिक्स में ही आगे पढ़ोगे, मीन, मीडियन, मोड, तो कितने सारे टेबल्स बनाने होते हैं। तो टेबुलर क्या होता है? इट इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम्स, कि उसको ऑर्डर में अरेंज करना, रोज में और कॉलम्स में। अब रोज और कॉलम्स में बहुत कंफ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखना हमेशा कॉलम्स की जब बात होती है तो हॉरिजॉन्टल होते हैं। हॉरिजॉन्टल का मतलब ऐसे, ये कॉलम है। रोज होते हैं वर्टिकल। रोज कैसे होते हैं? वर्टिकल। ठीक हुआ? अच्छा, अब देखो, अगर कंफ्यूज हो जाओ कि रोज और कॉलम्स, तो रोज में कम वर्ड आते हैं, कॉलम में ज्यादा नंबर ऑफ वर्ड्स आते हैं। ऐसे ही वर्टिकल में नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, हॉरिजॉन्टल में नंबर ऑफ वर्ड्स ज्यादा है। तो कभी भी अगर भूल जाओ तो ऐसे याद करा जा सकता है कि रोज वर्टिकल, इसमें भी नंबर ऑफ वर्ड्स कम है, और कॉलम हॉरिजॉन्टल। समझे? जो नहीं समझा वो कमेंट सेक्शन में देख लेना, बच्चे बता देंगे। तो रोज और कॉलम्स ये हो जाता है हमारे पास बेसिकली। अब टेबल के कुछ कंपोनेंट्स, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ टेबल। टेबल के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं? अगर आपको टेबुलर प्रेजेंटेशन करना है, आपको टेबल बनाना है, तो उसके क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे? तो देखो, मैंने कुछ कंपोनेंट्स लिखे हैं। नंबर 1 टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, कॉलम हेडिंग या फिर इसको कैप्शन भी बोल देते हैं, बॉडी, स्टब हेड, रो हेडिंग, फुटनोट, सोर्स। ये बेसिक 9 अल्टीमेटली कंटेंट्स होते हैं किसी भी मेन टेबल के। आप इसको भी बोल सकते हो कॉलम्स। ठीक हुआ? तो बेसिकली ये 10 आपके कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी एक टेबल के। तो आपको बड़े ध्यान से समझना है, आपके लिए इजीली हो जाएगा काफी आइडेंटिफाई करना। सबसे पहला होता है हमारे पास क्या? टेबल नंबर। कई बार हम देखते हैं बहुत सारे टेबल्स बने होते हैं, तो बेसिकली टेबल नंबर जरूरी होता है। तो मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल ये टेबल नंबर 4। इससे पहले मैं 3 टेबल और बना चुका हूँ।
उसके बाद टाइटल, ये टेबल क्यों बनाया जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल ये टेबल बनाया जा रहा है कंपैरिजन ऑफ ऑलराउंडर्स। क्रिकेट में टेबल बना रहा हूं कंपैरिजन ऑफ ऑलराउंडर्स, ठीक हुआ। हेड नोट होता है कि अगर आपको इसका थोड़ा और एक तरीके का कुछ और डिटेल में थोड़ा सा और बताना हो तो वो हेड नोट में लिख देते हैं। जैसे मैं डालूंगा ऑलराउंडर्स ऑफ इंडिया फ्रॉम 2000 टू 2020। हम 2000 से 2020 के बीच के ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, सही हो गया। ये हमने बेसिक ले लिया। अब यहाँ पे कॉलम्स ले लेते हैं, यहाँ पे रोज ले लेते हैं। ये बेसिकली रोज के लिए है, ठीक है। अब ये स्टब हेड क्या होता है? स्टब हेड होता है बेसिकली इन रो की हेडिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिख दिया नेम ऑफ क्रिकेटर, ये नेम ऑफ क्रिकेटर हो गए, ऑलराउंडर्स का हम नाम लिख रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिख दिया सबसे पहले युवराज सिंह, यूवी, ठीक है। यूवी के बाद हमने लिख दिया जडेजा, जडेजा के बाद हमने लिख दिया पांड्या, पांड्या के बाद हमने लिख दिया रायना। तो मतलब इस तरीके से हमने ये क्या बना दी, हमने ये रो हेडिंग है, सही हुआ। अब यहाँ पे उनकी कॉलम हेडिंग्स बन जाएंगी कि हम किस बेसिस पे उनको अल्टीमेटली कैटेगराइज कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैंने बना दिया यहाँ पे बना दिया मैंने रन्स, यहाँ पे विकेट्स, उसके बाद यहाँ पे मैं 2 कॉलम और बनाता हूँ, ये बना दिया एवरेज और ये बना दिया इकोनॉमी। अब फॉर एग्जांपल यूवी ने बनाए 20,000 रन, जडेजा ने बना दिए 18,000 रन, पांड्या ने बनाए 14,000 रन। मुझे डेफिनेटली बिल्कुल नहीं पता कि किसने कितने बनाए हैं, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए क्लैरिफाई कर रहा हूँ। रायना ने बना दिए 15,000 रन। विकेट्स कितनी ली हैं? यूवी ने ली हैं 500 विकेट्स, जडेजा ने 500 विकेट्स, पांड्या ने 400 विकेट्स, रायना ने 400 विकेट्स। एवरेज रन्स का 50 हो गया यूवी का, जडेजा का 49.4 हो गया, पांड्या का 48.6 हो गया और रायना का 50 हो गया। और इकोनॉमी की बात करूं तो इकोनॉमी ले ली मैंने यूवी की 4.33, जडेजा की ले ली 4.12, पांड्या की ले ली 5.00 और रायना की ले ली 5.00। ये मैंने इकोनॉमी ले लिया। तो बेसिकली अब ये जिनके अंदर मैं लिख रहा हूँ ये है सेल्स, इनको क्या बोलते हैं? ये पर्टिकुलर एरिया, ये एक एक अगर इंडिविजुअली लूंगा मैं तो इसको बोलूंगा सेल, ठीक है। और अगर इस पूरी की पूरी अंडर ये जो पूरा का पूरा डेटा हमने लिखा है इसको बोलूंगा बॉडी, इसको क्या बोलूंगा? बॉडी। तो बेसिकली ये कैप्शन हेडिंग्स आ गई या फिर हम कॉलम हेडिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारे स्टब रोज हो गए, रोज के ऊपर स्टब हेड हो गया, ये पूरी बॉडी होगी, समझे क्या? तो टेबल नंबर, टाइटल, हेड नोट, स्टब हेड, रो हेडिंग्स, ये हमारे अल्टीमेटली रोज हो गए, ये कॉलम्स हो गए, ये सेल्स हो गए, पूरा बॉडी हो जाता है। अब फुटनोट, अगर मैं फुटनोट में लिखूं कुछ, अगर मैं कुछ भी लिखना चाहूं तो अल्टीमेटली मैं लिख सकता हूं कि यूवी इज वन ऑफ द बेस्ट, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ कि यूवी इज वन ऑफ द बेस्ट। या फिर मैं कुछ और इसको कंक्लूजन देना चाहूँ या कुछ अगर इसके अंदर मिसिंग है, कुछ रह रहा है वो मैं लिखना चाहूँ, वो मैं लिख सकता हूँ शॉर्ट में 1 लाइन में। और सोर्स कि हमने डेटा कहाँ से कलेक्ट करा, तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूँ BCCI, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, ये हमने BCCI से डेटा कलेक्ट करा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये टेबुलर प्रेजेंटेशन में टेबल के कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको पता होने चाहिए, समझे क्या? शुरू कहाँ से होता है? टेबल नंबर से, और खत्म कहाँ पे होता है? सोर्स के ऊपर। ये बेसिकली हमारे पास सभी कंपोनेंट्स हो जाते हैं जो आपको पता होने चाहिए। यही आपकी बुक्स में लिखे हुए, अब आप इजीली उनको रीड करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, ठीक है। ये सब कंपोनेंट्स हैं या कंटेंट्स हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं। ऑलराइट, चलो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक। अब हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है, वो है द फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल या फिर क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेबल। एक अच्छा टेबल कब होता है? अब अलग अलग बुक्स में इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं, बट आपके लिए 6 पॉइंट्स विल बी सफिशिएंट। आप कोई भी 6 पॉइंट्स लर्न कर सकते हो, इवन कई जगह तो 4 पॉइंट्स भी सफिशिएंट होते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में जब आपका एग्जाम आएगा तो वहाँ पे थ्योरी पोर्शन बहुत ज़्यादा नहीं आता। स्टैट्स में भी अगर थ्योरी आएगी तो फिर माइक्रो क्यों दिया हुआ है, तो थ्योरी पोर्शन कम आता है, मोस्टली न्यूमेरिकल पोर्शन आता है, बट स्टिल क्योंकि पार्ट ऑफ सिलेबस है तो एग्जाम में पूछा तो जाएगा।
तो आप इसको 4 to 6 पॉइंट्स इसके इजीली लर्न कर सकते हो। देखो सबसे पहला जो फीचर है वो है आइडियल साइज, यानी कि एक टेबल ना तो बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही बहुत छोटा होना चाहिए। इफ अ टेबल इज टू स्मॉल और टू लार्ज देन इट विल क्रिएट अ सॉर्ट ऑफ बोरिंगनेस और इट विल क्रिएट कंफ्यूजन्स इन द माइंड्स ऑफ वेरियस पीपल और इन द माइंड्स ऑफ रीडर्स। तो आपका टेबल का साइज हमेशा आइडियल होना चाहिए। उसके बाद कंपैरिजन, आपका टेबल इस तरीके का होना चाहिए कि आप उससे इजीली कंपैरिजन कर पाओ, यानी कि इस तरीके से प्रेजेंटेड हो कि कंपैरिजन आसान हो, किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, किसी तरीके का कोई डाउट्स उसके अंदर ना हो, इजी कंपैरिजन प्रिटेंड होना चाहिए उससे। सिंपल, इकोनॉमिकल एंड अट्रैक्टिव, इस तरीके से दिखाओ कि सिंपल लगे, इकोनॉमिक काफ़ी अच्छा लगे, खर्चा ना आए उस पर ज़्यादा, और अट्रैक्टिव हो, सामने वाले को एकदम अट्रैक्ट करे, उसको बढ़िया लगे। जैसे क्रिकेट में तुम लोग देखते हो टेबल्स बने आते हैं तो कितने कलरफुल अट्रैक्टिव बनाए होते हैं, तो एकदम से पढ़ के समझ में आता है कि हाँ अच्छी चीज़ है। सिमेट्रिक साइज ऑफ कॉलम्स, जो कॉलम्स का साइज है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक कॉलम बहुत बड़ा, एक कॉलम छोटा सा, फिर एक बहुत बड़ा, फिर एक छोटा सा, तो ये काफ़ी ज़्यादा बेकार लगता है, वो अट्रैक्टिवनेस खत्म हो जाती है। तो कॉलम्स का साइज शुड बी सिमेट्रिक एज वेल एज यूनिफॉर्म। सोर्स मस्ट बी गिवन, आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करा है उसका सोर्स प्रोवाइड ज़रूर करो, क्योंकि अदरवाइज लोग आप पे ट्रस्ट कैसे करेंगे। ट्रस्ट के लिए सोर्स देना बहुत ज़रूरी होता है। तो एट द एंड ऑफ द टेबल अ सुटेबल सोर्स मस्ट बी गिवन कि आपने डेटा कहाँ से कलेक्ट करा है। एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड, आप किसी तरीके की कोई शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन यूज़ नहीं करोगे, बिकॉज वो हो सकता है सबके लिए अंडरस्टैंडेबल ना हो। तो अंडरस्टैंडेबिलिटी मेंटेन करने के लिए एब्रीविएशंस बिल्कुल भी नहीं देनी है, क्योंकि अगर आप एब्रीविएशंस दोगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। एक को समझ में आएगा, दूसरे को समझ में नहीं आएगा, तो एब्रीविएशन शुड बी अवॉइडेड। उसके बाद परसेंटेज एंड रेशो मस्ट बी गिवन, अगर आपको लग रहा है कि आपके टेबल को कंपैरिजन बनाना है तो उसके अंदर अलग अलग परसेंटेज, अलग अलग रेशोज ज़रूर प्रोवाइड करो। रेशोज परसेंटेज जब दे दोगे तो सामने वाले के लिए उसमें कंपैरेबिलिटी बढ़ जाएगी, वो ईजिली कंपेयर कर सकता है। सामने वाला कौन है? रीडर, समझे, ना कि मेरे सामने वाली खिड़की में। हाँ, अब इसको कंप्लीट करना, सही हुआ। तो ये बेसिकली रेशोज एंड परसेंटेजेस देनी ज़रूरी है। अगर नहीं दोगे तो भी चलेगा, ऐसा नहीं है कि टेबल खराब हो जाएगा, लेकिन कोशिश करो कि आप ही निकाल के दो, तभी तो टेबल का पर्पस पूरा होता है। अदरवाइज तो टेक्स्ट ही पढ़ लेंगे, फिर टेबल क्यों बनाया। क्लियर हुआ? तो ये बेसिक 7 पॉइंट्स थे जो फीचर्स ऑफ अ गुड टेबल में आते हैं। आप कोई भी 6 पॉइंट्स या एक आधा अपनी तरफ से भी अगर आप चाहो तो पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हो। तो चलो अब बढ़ते हैं चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है द काइंड्स ऑफ टेबल, कितने तरीके के हमारे पास टेबल्स हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, टेबल्स बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं, बट उनका जो डिफरेंस करा गया है या डिस्टिंग्विश करा गया है वो उन्हें 3 बेसिस पर करा गया है। अकॉर्डिंग टू देयर पर्पस, कि आप किस पर्पस के लिए टेबल बना रहे हो। अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी, कि आप वो डेटा ओरिजिनल है या वो डिराइव्ड है, मतलब अभी बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन, कि वो बनाया कैसे गया है। तो देखो, अगर हम बात करें सबसे पहले अकॉर्डिंग टू पर्पस, तो अगर हम टेबल को पर्पस के अकॉर्डिंगली देखें तो उस पर्पस की मदद से 2 तरीके के टेबल डिराइव हो सकते हैं। सबसे पहला जनरल, दूसरा स्पेशल। जनरल पर्पस क्या होता है कि आपने वैसे ही कोई डेटा कलेक्ट करा, उसके पीछे कोई स्पेशल पर्पस नहीं था, वो जनरली हम लोग करते ही हैं, तो वो हमने एक जनरल टेबल उसको बोलेंगे। इसीलिए इसको रेफरेंस टेबल भी बोला जाता है। रेफरेंस मतलब कि जो दूसरे टेबल्स की एज अ रेफरेंस में यूज आ सकते हैं। मतलब फॉर एग्जांपल हर 10 साल बाद एक वैसे ही पॉपुलेशन का काउंट हो रहा है, वैसे ही पॉपुलेशन काउंट हो रहा है, उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, तो वो अल्टीमेटली क्या हो गया हमारे पास, जनरल पर्पस टेबल। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल कोविड की वैक्सीन लगनी है और वैक्सीन के लिए पॉपुलेशन देखना है कि कितने बच्चे हैं जिन्हें सबसे पहले लगनी चाहिए और कितने ओल्ड एज पीपल है जिन्हें सबसे पहले लगनी चाहिए, यानी गवर्नमेंट ने चेक करा कि बिलो 10 कौन है और उसके बाद आफ्टर 50 कौन है, तो वो एक स्पेशल पर्पस के लिए हो गया, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, स्पेशल पर्पस टेबल। तो जनरल टेबल ही मदद करता है क्या बनाने में, स्पेशल पर्पस टेबल बनाने में हेल्प कर देता है, क्योंकि ये एक समरी टेबल है और ये रेफरेंस टेबल है, इसको रेफर करके दूसरी टेबल्स भी बनाई जा सकती हैं। क्लियर हुआ? जनरल फॉर जनरल सेंस एंड स्पेशल पर्पस फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। इसके बाद हमारे पास आता है अकॉर्डिंग टू ओरिजिनलिटी। अगर ओरिजिनलिटी की नज़र से देखा जाए तो ओरिजिनलिटी की नज़र से 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो ओरिजिनल का मतलब होता है कि रॉ डेटा इसके अंदर इंक्लूडेड होता है, कि जैसे आपने डेटा कलेक्ट करा एज इट इज डाल दिया, उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई भी आपने एडजस्टमेंट नहीं करा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ये देखने वाले थे कि एक घर में ऐसे कितनी फैमिलीज हैं जो अपनी गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं,
ऐसी कितनी फैमिलीज हैं जो गर्ल्स को हायर एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है। तो हमने सबसे पहले ये चेक करा कि गर्ल्स कितनी है, तो पहले ये देखा कि गर्ल्स कितनी है टोटल पॉपुलेशन में, उसके बाद फिर एजुकेशन चेक करी। तो अगर वो रॉ डेटा सिर्फ उसी फॉर्म में रख दिया, उसको मैंने एडजस्ट ही नहीं करा एजुकेशन की टर्म्स में, तो फिर वो क्या बोलूँगा मैं उसको, ओरिजिनल टेबल। और डिराइव्ड कि मैंने उसको एज पर माई रिक्वायरमेंट एडजस्ट करके फिर दिखाया है, तो वो क्या हो गया, आफ्टर एडजस्टमेंट्स, यानी कि इसके अंदर सिर्फ कंक्लूजन्स होते हैं एक तरीके के कि फाइनलाइज्ड होता है ये टेबल। तो अगर आपसे ये पूछा जा रहा है कि एज पर पर्पस बताओ, तो पर्पस में जनरल और स्पेशल, ओरिजिनलिटी में ओरिजिनल रॉ डेटा और डिराइव्ड में एडजस्टमेंट्स करने के बाद, ठीक है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि ये तो सिमिलर भी हो सकते हैं कि एक एग्जाम्पल दो में भी हो सकता है, तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये ऑन द बेस ऑफ ओरिजिनलिटी है, ये ऑन द बेस ऑफ पर्पस है, समझ रहे हो। अगर आप लोग, मैं बात करूं लोन की, तो लोन को हम लोग बोलते हैं कि ये बोरोड फंड है। बोरोड फंड का मतलब जो हमने बोरो किया है बाहर से। लेकिन ये भी तो बोलता हूं कि लोन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, तो टाइम बेसिस पे भी मैं इसको क्लासीफाई कर सकता हूं और इसकी ऑनरशिप बेसिस पे भी मैं क्लासीफाई कर सकता हूं। तो बेसिस अलग अलग हो सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल सेम हो सकता है, समझे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन टेबल कैसे बनाया जाता है, अगर उस बेसिस पे देखें तो सबसे पहले सिंपल टेबल होता है जिसके अंदर हम लोग सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ये ले लो कि आप दिखा रहे हो स्टूडेंट्स इन कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या क्या डिग्रीज कर रहे हैं। तो मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स हो गए हमारे पास यहाँ पे BCom, BBA और MBA, ठीक है। और हमने यहाँ पे इनका नंबर डाल दिया कि 250 किसी एक कॉलेज में, और इसके अंदर BBA में 200, MBA में 150, ये हमने ले लिए। तो बस एक कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा हूँ। ये कैसा टेबल होगा, सिंपल, इसको वन वे टेबल भी बोलते हैं। फिर आता है कॉम्प्लेक्स में क्या हो जाता है, कॉम्प्लेक्स में हम एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। एक से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब अब मैं इसको तोड़ दूंगा, मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कहूँगा कि एक से ज़्यादा, कि बॉयज़ कितने और गर्ल्स कितनी, फिर टोटल दिखा रहा हूँ मैं। तो बॉयज़ और गर्ल्स, अब मैंने दो कैरेक्टरिस्टिक्स अलग अलग दिखा दी, तो इसको क्या बोलूँगा मैं, डबल। कॉम्प्लेक्स में भी डबल कैरेक्टरिस्टिक्स वाला टेबल। फिर होता है ट्रेबल का मतलब अब इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स हो गए बॉयज़ गर्ल्स, अब इसको दो पार्ट्स में और तोड़ दो, ये हो गए रूरल और अर्बन, ये हमने और ब्रेकअप कर दिया, रूरल अर्बन। फिर टोटल में भी रूरल और अर्बन, या टोटल को हटा ही दो, क्या इतनी टेंशन लेनी, रूरल अर्बन, ये और क्लासिफिकेशन कर दिया। अब देखो क्लासिफिकेशन स्टूडेंट्स का पहले, फिर बॉयज़ गर्ल्स का, फिर रूरल अर्बन का, ये हो गया ट्रेबल, क्योंकि इसमें तीन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई जा रही हैं। चौथा होता है मैनीफोल्ड होता है कि इससे भी ज़्यादा और खोल दो। अब इसमें भी आपने कह दिया कि मैरिड अनमैरिड, किन की शादी हो चुकी है, किन की शादी नहीं हुई, तो ये और ज़्यादा उसको डिटेल्ड एनालिसिस हो गया, इसको बोलूँगा मैनीफोल्ड। तो ये वाला टेबल काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, इसको इसीलिए किस में आ जाता है, कॉम्प्लेक्स टेबल्स में आ जाता है। तो अगर आपको ये बताना है कि कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे कितने तरीके के टेबल हो सकते हैं, तो सिंपल या कॉम्प्लेक्स। सिंपल में एक कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉम्प्लेक्स में एक से ज़्यादा, डबल, ट्रेबल, मैनीफोल्ड। तो ये बेसिकली हमारे पास काइंड्स ऑफ टेबल्स होती हैं जो आपको प्रिपेयर करके चलने हैं। क्लियर अप, मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं, एक लास्ट टॉपिक और बचा है, वो भी कर लेते हैं। अब दो बहुत सिंपल टॉपिक बच जाते हैं और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी मैंने नहीं समझता, बट चैप्टर का पार्ट है तो पढ़ना तो है। तो देखो सबसे पहले आता है क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा, की अगर डेटा को क्लासिफिकेशन करें तो कितने तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि जब आप टेबल बनाते हो तो उसमें डेटा का क्लासिफिकेशन तो करते हो, तो क्लासिफिकेशन सबसे पहले हो सकता है क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स में। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि आप लोग क्वालिटी के बेसिस पे आप टेबल बना रहे हो। जैसे आपने कहा कि रूरल, मैंने बनाया था ना अभी, कि रूरल और अर्बन में क्या कंडीशन है, ठीक है, उसको क्या बोलूँगा मैं, क्वालिटेटिव में आप क्वालिटीज़ देखोगे, जैसे रूरल अर्बन, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड, स्किल्ड अनस्किल्ड, कि आप टेबल इन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे बना रहे हो, समझ रहे हो, लिटरेट इलिटरेट। तो अल्टीमेटली लोगों की क्वालिटीज़ में जब कंपैरिजन करता है कोई टेबल, तो उसको हम लोग कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। क्वांटिटेटिव जो अल्टीमेटली क्वांटिटी में होगा, नंबर्स में होगा, जैसे कि मार्क्स दिखाए कि 0 से 20 के बीच में कितने स्टूडेंट्स क्या है, 20 से 40 के बीच में, 40 से 60 के बीच में, 60 से 80 के बीच में, 80 से 100 के बीच में। सपोज क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं
तो यहाँ पे आए 8 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे आए 12 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे आए 10 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे आए 10 स्टूडेंट्स के, यहाँ पे आए 10 स्टूडेंट्स के। तो ये अल्टीमेटली क्या शो करता है, क्वांटिटेटिव क्लासिफिकेशन, कि हमने क्वांटिटीज पे नंबर्स पे बेस्ड क्लासिफिकेशन करा है। फिर आता है टेम्पोरल। टेम्पोरल होता है एक तरीके से टाइम वाइज, ठीक है। आप लोग टाइम वाइज शो कर रहे हो कि फॉर एग्जांपल हमारा 2019 में कितना परफॉर्मेंस था, 2020 में कैसा परफॉर्मेंस है, 2021 में क्या परफॉर्मेंस है। इस तरीके से जब आप डेट वाइज या टाइम वाइज शो कर रहे होते हो प्रेजेंटेशन, तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं इसको, टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। सही हुआ। आप किसी भी चीज़ का परफॉर्मेंस दिखा सकते हो, अपने सेल्स का, प्रॉफिट्स का, वो इस पर आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्पेटियल, स्पेशियल क्या होता है हमारे पास, ये बेसिकली हमारे पास होता है टेरिटरी वाइज। टेरिटरी क्या कि आपने लिख दिया नॉर्थ जोन के क्या कंडीशन है, वेस्ट जोन के क्या कंडीशन है, ईस्ट जोन के क्या कंडीशन है, साउथ जोन के क्या कंडीशन है, या फिर आप स्टेट्स दिखा रहे हो अलग अलग। तो ये बेसिकली क्या होती है, ये टेरिटरीज का डिवीजन होता है। तो ये सब किस में आ जाता है, यहाँ पे स्पेटियल में आ जाता है। ये बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं एक तरीके से टेरिटरी। या फिर आप रीजन्स दिखा रहे हो पूरे के पूरे, कि आपने दिखा दिया कि इंडिया में क्या है, यूएस में क्या है और यूके में क्या है, इस तरीके से। तो ये हो जाता है स्पेटियल। तो इसके बाद आता है हमारे पास, ये तो क्लासिफिकेशन हो गया पूरा कि कितने तरीके से डेटा को क्लासिफाई करा जा सकता है। 4 तरीके से हो गया, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, टेम्पोरल, स्पेटियल। इसके बाद आता है मेरिट्स ऑफ टेबुलर प्रेजेंटेशन। क्या क्या मेरिट्स हैं अगर आप टेबल की फॉर्म में डेटा को प्रेजेंट करते हो, तो उससे आपको क्या फायदा हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम। नंबर 1, सिंपल एंड ब्रीफ। काफ़ी सिंपली प्रेजेंट करा जाता है और ब्रीफ, आपको बहुत ज़्यादा डिटेल का डेटा छोटे से टेबल में दिखा दिया जाता है। तो सिंपल है, ब्रीफ है, टाइम सेविंग है, काफ़ी ज़्यादा टाइम बच जाता है। कंपैरिजन, इजी कंपैरिजन कर सकते हो आप इससे, कंपैरिजन काफ़ी आसान हो जाता है। आपके सामने टेबल बना हुआ है, बॉयज़ गर्ल्स, इलिटरेट, अर्बन, रूरल, सब बना हुआ है, काफ़ी ईजी कंपैरिजन होता है। ईजी एनालिसिस करना ईजी है। अगर यहाँ पे लिखा है कि 19, 20, 21 क्या आपकी सेल्स की वॉल्यूम है, तो आप देख के बता सकते हो कि कंपनी ऊपर जा रही है, नीचे आ रही है, क्या चल रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिकल क्यों, क्योंकि आपका बहुत सारा टाइम सेव करता है, आपका बहुत सारा एफर्ट सेव करता है, आपका बहुत सारा स्पेस सेव करता है। छोटी सी जगह में एक पूरा टेबल आ जाता है, जबकि अगर उसकी किताब लिखने बैठोगे तो कई पेज लग जाएंगे। तो टाइम बच रहा है, एफर्ट बच रहा है, स्पेस बच रहा है। ये हमारा इस टॉपिक के साथ चैप्टर हो जाता है समाप्त। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसके अंदर आपको कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। स्टिल अगर कोई डाउट बचता है तो डू लेट मी नो, और हम लोग उस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करेंगे। तो दिस इज इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।